अस्सलाम दोस्तों, सर्दी मौसम अगर मैं कुछ जानने ले जनाब, इस वक्त लाहौर में मौजूद हूँ। बारिश हो रही है, मेरे बैकग्राउंड के अंदर आपको बारिश होती हुई नजर आ रही है। और इस बारिशाना मौसम के अंदर अगर मैं आपको इस तरह की कोई खबर देने की कोशिश करूँ कि जनाब नवाज शरीफ ने वतन वापसी से पहले एक नया फुल्लू, एक नया चार्टर ऑफ डिमांड पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में थमा दिया है, तो यकीनी तौर पर यही बारिशों वाली सुहानी किस्म की फीलिंग है जो आप महसूस करेंगे कि वाह यार वाह, मज़ा ही आ गया। क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है वहाँ पर नवाज शरीफ साहब की तरफ से इस बात का वाज़ेह तौर पर पैगाम या वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि पायन कान खोल कर सुन लो, मिट्टी पाओ पॉलिसी अब किसी तरीके से नहीं चलेगी। पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की इक़दार और पाकिस्तान की माशरत, पाकिस्तान की इंटरनेशनल रिलेशंस, इन तमाम इश्यूज़ को गारत करने वालों के साथ किसी भी तरीके से कोई नरमी नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े, अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान को बावकार अंदाज में अक़वाम आलम का मुकाबला करना पड़ेगा, तब आपके लिए ज़रूरी है कि आपको कुछ ऐसे अमली प्रेसिडेंट्स को सेट करना पड़ेगा। उसके बगैर ये मामला आगे नहीं बढ़ सकेगा। नवाज शरीफ साहब ने आखिरकार 21 अक्टूबर की वापसी की तारीख से पहले एक नया पब्लिक मोमेंटम, एक नए नैरेटिव के साथ बनाना शुरू कर दिया है। और आपको मैं याद दिलाता चलूँ कि आज से तकरीबन 10-15 रोज़ पहले मैंने एक वीडियो की थी और इस वीडियो में मैंने आपको इस हवाले से आगाह किया था कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने वतन वापसी के हवाले से एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस का फ़ैसला किया है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो बहुत सारी चीज़ों का ऐलान भी करेंगे और एक कोई वीडियो शीडियो है जो वो दिखाएंगे और इस वीडियो के ज़रिए जो एक नया मोमेंटम है उसको सेट करेंगे। बताया ये जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने पब्लिक अपीयरेंस भी दे दी, नवाज शरीफ साहब ने अपने नए नैरेटिव की बुनियाद भी रख दी और वो जो वीडियो वाला मामला है वो नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी तक मौखर कर दिया गया है। और नवाज शरीफ साहब उस वीडियो को इंतखाबी मुहिम के दौरान आश्कार करेंगे। नवाज शरीफ साहब ने कल लंदन से वीडियो लिंक के ऊपर मुस्लिम लीग नून के एक अहम तरीन इजलास में शिरकत की और वहाँ पर उन्होंने अपना जो नैरेटिव सेटिंग जो कैंपेन है उसका आगाज़ कर दिया। और ये जो नैरेटिव सेटिंग कैंपेन है ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इस नैरेटिव सेटिंग कैंपेन के कौन से नताइज हासिल होंगे इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी एक ख़बर है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उस खबर का ताल्लुक भी इसी नैरेटिव बिल्डिंग और नवाज शरीफ साहब के चार्टर ऑफ डिमांड के साथ है। क्योंकि उस चार्टर ऑफ डिमांड में इस बात का जिक्र मेरा ख्याल है किसी न किसी लेवल पर मौजूद है कि जनाब सज़ा देना पड़ेगी और अगर वो सज़ा देनी है तो इस सज़ा देने के लिए अमली इक़दामात का आगाज़ करना पड़ेगा। आपको याद है मरीम नवाज़ साहब जब PDM की कैंपेन चल रही थी, इमरान खान साहब का दौर था, इमरान खान साहब पाकिस्तान के एक वज़ीर आज़म के तौर पर बड़े बाइख्तियार किस्म के वज़ीर आज़म थे और उस वक़्त जो सेम पेज के फ़यूज़ो बरक़ात हैं वो बहुत ही ज़्यादा वो हासिल भी कर रहे थे और उस सेम पेज की वजह से वो बहुत ही हद तक ओमनीपोटेंट या आप ये कह सकते हैं कि बहुत हद तक उनके अंदर डिक्टेटरशिप आ चुकी थी। चूँकि उस वक्त उनके दस्ते रास्त जनाब फैज़ हमीद साहब थे जो अपने टाइम के एक बहुत ही दबंग किस्म के DGISI थे, लिहाजा उनके नीचे जो DGC थे वो भी वैसे ही इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे थे। उस वक्त भी DGC को बहुत ही ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था जिस तरह अब DGC को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। खैर उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और एक तकरीर के अंदर एक बात का जिक्र किया गया स्मैश्ड का। आपको याद होगा कि बार बार इस बात का जिक्र किया गया कि मरीम नवाज़ को एक धमकी मिली है और वो धमकी देने वाले ने इस बात का इजहार किया है कि जनाब वो मरीम नवाज़ को स्मैश कर देगा। ठीक है जी। और उस वक्त ये बताया गया कि उस वक्त के DGC मेजर जनरल इरफान मलिक साहब ने ये जो स्मैश वाली धमकी है ये दी थी। अब अभी रिसेंटली आपको मालूम है कि 20 सितंबर से पहले फ़ौज के अंदर कुछ तब्दीलियाँ होनी थी। तकरीबन 4 लेफ्टिनेंट जनरल्स ने रिटायर होना था और तकरीबन 4 मेजर जनरल्स ने प्रमोट होकर लेफ्टिनेंट जनरल की जो स्लॉट है उसको संभालना था। उसमें से एक जो लेफ्टिनेंट जनरल थे वो थे जनाब मौजूदा DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब। नदीम अहमद अंजुम साहब की चूँकि रिटायरमेंट नहीं हुई, लिहाजा वो वाला ओहदा था नदीम अंजुम साहब वाला, उस ओहदे पर जिस जनरल साहब को प्रमोट किया जाना था वो यकीनी तौर पर वो प्रमोशन नहीं हो सकी और
ریٹین کیا گیا سروسز کو جناب ندیم احمد انجم صاحب کی، اور وہ اب غیر معینہ مدت کے لیے یعنی ٹل فردر آرڈرز DGI کے طور پر کام بھی کریں گے اور ان کو ریٹین بھی رکھا جائے گا۔ البتہ جو باقی 3 عہدے ہیں وہاں پر جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے، وہاں پر جناب کچھ معزز میجر جنرل صاحب ہیں ان کو ترقی دے دی گئی ہے، لیکن سب سے سینئر جنرل ان کو ٹاٹا گڈ بائی کہہ دیا گیا ہے، ان کو پروموشن نہیں ملی، اور یہ جو جنرل صاحب ہیں یہ کوئی اور نہیں ہیں بلکہ یہ جنرل عرفان ملک صاحب ہی ہیں، المعروف سمیشڈ۔ اب جو سمیش جنہوں نے کرنا تھا وہ اب خود ادارے سے ٹاٹا گڈ بائی ہو گئے ہیں، اور 3 جو ہیں میجر جنرلز ان کو پروموٹ کر دیا گیا۔ ان میں میجر جنرل سرفراز ہیں، میجر جنرل عامر ہیں، اور ایک اور جنرل صاحب ان کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ ان 3 میجر جنرل صاحب کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر پروموٹ کر دیا گیا ہے، اور عرفان ملک صاحب کو گھر بھیج دیا گیا۔ اس حوالے سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک اور ریٹائرڈ جو جنرل صاحب ہیں، لیفٹیننٹ جنرلز تھے، ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں بھی کچھ سخت ترین قسم کے اقدامات کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ اب اس بات سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے جو مطالبہ کیا گیا ہے، جو چارٹر آف ڈیمانڈ جو فلو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھجوایا گیا ہے، کہیں اس چارٹر آف ڈیمانڈ پر حقیقی معنوں میں عمل درآمد کا آغاز تو نہیں ہو گیا۔ یہی ایک نقطہ ہے جو ہمارے فیوچر کورس آف پالیٹکس کو طے کرے گا۔ اس کے اوپر ذرا آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ اب اسی چیز کا تعلق جا کر ملتا ہے نواز شریف صاحب کی وطن واپسی اور نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے لیے پیش کیے جانے والے چارٹر آف ڈیمانڈ سے، اور اس کا اظہار نواز شریف صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے اس میٹنگ کے اندر جو مسلم لیگ نون کی ہوئی تھی، لاہور میں ہوئی اور کل شام کو ہوئی، جہاں پر مریم نواز، جہاں پر رانا ثناء اللہ جو ہے، سردار ایاز صادق، حمزہ شہباز اور دیگر مسلم لیگی زعما بھی موجود تھے۔ اور نواز شریف صاحب نے اس میٹنگ کے اندر ایک جانب تو اس بات کا انہوں نے اظہار کیا کہ وہ وطن واپسی کے حوالے سے پرجوش بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ماضی کے کچھ چیزوں کے حوالے بھی دیے، اور انہوں نے باضابطہ طور پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ماضی کی غلطیوں کی اصلاح کیے بغیر، یا وہ تمام لوگ جنہوں نے ہنستے بستے پاکستان کو اجاڑا اور پروجیکٹ عمران خان کو لانچ کر کے ہم پر مسلط کیا، جس کی سزا ہم آج بھگت رہے ہیں، ان کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا جائے۔ اور اس حوالے سے نواز شریف صاحب نے تقریباً 6 لوگوں کے نام لیے ہیں، جس میں سے سر فہرست نام ہے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا، دوسرے نمبر پہ ہیں جنرل فیض حمید صاحب، اس کے بعد ہیں جسٹس ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ، گلزار اور شیخ عصمت سعید، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک سٹنگ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج جناب اعجاز الاحسن صاحب کا بھی نام لیا۔ انہوں نے کہا جناب جسٹس اعجاز الاحسن کو اس ساری صورتحال سے کسی بھی طور پر ایکسکلوڈ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہی ثاقب نثار کے احکامات کو جو ہے ارشد ملک تک پہنچا رہے تھے، کیونکہ وہ مانیٹرنگ جج تھے۔ لہٰذا ان کے ایک طرف اس بات کا ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ جناب ان 5 کے خلاف کارروائی کی جائے۔ دوسری جانب اسی میٹنگ کے اندر نواز شریف صاحب نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ بہت سارے لوگ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ جناب آپ نے جو ہے اقتدار سنبھالنے کا فیصلہ غلط کیا، آپ کو اقتدار نہیں سنبھالنا چاہیے تھا، آپ کو جو ہے عمران خان کو ٹرم پوری کرنے دینا چاہیے تھی، آپ نے یہ جو ہے اقتدار میں آ کر آپ نے اپنے پولیٹیکل کیپٹل جو ہے اس کو ضائع کیا۔ تو اس سارے سوالات کا نواز شریف صاحب نے جواب کچھ اس انداز میں دیا کہ جناب ایک بندہ سڑک پہ جا رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بندہ زخمی ہے، تو میں کیا اس زخمی بندے کو علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل نہ کرتا؟ یہ بہت ہی زیادہ ضروری تھا، کیونکہ یہی جو ہے نا حقیقی تقاضا تھا۔ انہوں نے کہا جناب پولیٹیکل کیپٹل لاس ہو گیا، کوئی ایسی بات نہیں، پولیٹیکل کیپٹل دوبارہ بھی آ جائے گا، لیکن اگر خدا نخواستہ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچ جاتا تو پھر اس کا ذمہ داری کون اٹھاتا؟ اور انہوں نے کہا جناب یہ آپ کے سامنے ہی ہے، ذمہ داری اٹھانے کے لیے ہمیشہ نواز شریف زرداری یا مولانا فضل الرحمان کے ہی کندھے تلاش کیے جاتے ہیں۔ یہ جو جس وقت ان لوگوں کی باری آتی ہے جو پروجیکٹ لانچ کر رہے ہوتے ہیں، ان میں سے ذمہ داری کوئی نہیں اٹھاتا۔ نواز شریف صاحب نے اس بات کا بھی ذکر کیا، اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ غور کریں تو بہت ساری چیزیں اس حوالے سے ایک سمت کا تعین کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ اس وقت یہ جو لڑائی ہے یہ اب کچھ آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نواز شریف صاحب نے اپنا موقف بہت ہی جاندار انداز سے پیش بھی کیا، اور انہوں نے مختلف چیزوں کی بارے میں اپنی رائے کا بھی اظہار کیا، وطن واپسی کے حوالے سے بھی کہا کہ میں پرجوش ہوں، اور خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا مریم نواز کی گرفتاری کا، جب وہ کیمپ جے لاہور میں
सॉरी कोट लखपत जेल लाहौर में नवाज शरीफ साहब से मिलने आई थी। तो उस वक्त उस मौके की मंजर कशी नवाज शरीफ साहब ने की है तकरीब के अंदर, और उसमें उनका ये कहना था कि इनफैक्ट वो लोग जो मरीम नवाज़ को गिरफ़्तार करना चाहते थे वो मुझे तोड़ना चाहते थे, मेरी आंखों में आंसू देखना चाहते थे, मुझे रोता और गिड़गिड़ाता हुआ देखना चाहते थे। वो ये देखना चाहते थे कि नवाज शरीफ किस हद तक टूटा है। और जिस वक्त मरीम ने मुझे बताया कि वो मुझे लेने आ गए हैं तो मैंने मरीम से कहा कि जाओ, हौसले के साथ जाओ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। और उनका ये कहना था कि वो लम्हा मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे ज़रूर था, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से कोई अकेली जमात नहीं निकाल सकती। ठीक है जी, ये ज़रा गौर कीजिएगा। नवाज शरीफ साहब का ये कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान को मौजूदा बहरान से कोई अकेली जमात नहीं निकाल सकती। हम सबको मिलकर कोशिशें भी करनी होंगी और हमें सबको मिलकर जो है एक दूसरे के हवाले से नफ़रत पर मबनी सियासत को जो है वो फरामोश करना होगा और एक मुठ होके न सिर्फ काम करना होगा बल्कि हमें पाकिस्तान के अवाम को उस तरक्की के समरात उन तक पहुँचाने होंगे जो उनका हक है। और ये बात यकीनी तौर पर दुरुस्त है, क्योंकि अगर हम इसी तरीके से एक दूसरे को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते रहेंगे, अगर हम हमेशा की तरह जो पॉइंट स्कोरिंग की गेम है वो चलाते रहेंगे, तो शायद पाकिस्तान की आवाम जो इस वक्त नहायत ही मुश्किल ज़िंदगी गुजारे। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि बारिश हो रही है, मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं बारिश हो रही है, लेकिन ये बारिश जिस वक्त से स्टार्ट हुई है उस वक्त से लाइट नहीं है। अब इससे आप छोटा सा अंदाज़ा लगाएं कि मिसमैनेजमेंट किस लेवल तक है। बारिश स्टार्ट होती है, लाइट चली जाती है, लाइट चली जाती है, पानी चला जाता है, तो ज़िंदगी सारी की सारी एकदम मफलूज होकर रह जाती है। और बारिश की वजह से तो बंदा इस वक्त बाहर जाने की पोजीशन भी नहीं, सड़क तो गोडे गोडे पानी खिलौता पाए। अब इस सूरत हाल में कहने का मतलब ये है कि ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। आप इसको ये नहीं कह सकते कि जनाब किसी एक फ़र्द की वजह से ये सारा काम हुआ। नवाज शरीफ साहब ने एक स्टेट्समैन के तौर पर बिलाशुबा जो है वो अंदाज़ा भी लगाया और उन्होंने ज़िम्मेदारी की तयन भी किया और उसके साथ साथ उन्होंने आगे बढ़ने का एक रास्ता भी दिया, बताया भी है कि जनाब किस तरीके से हम पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल सकते हैं। ये बात अपनी जगह पर है कि इस वक्त पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल क़यादत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के रवैयों से बहुत ही ज़्यादा नाला हैं और वो ये समझते हैं कि इमरान खान का जो मुतकब्बराना रवैया है और इंतकामी सियासत है उसने जो है इस वक्त की पोलराइजेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा, या जो पॉलिटिकल डिवाइड आ रही है उसमें बहुत ही हद तक इजाफा किया। अगर हम ये चाहते हैं कि हमें आगे बढ़ना है तो हमें कुछ वक्त के लिए चाहे सही हमें इन पॉलिटिकल डिफरेंसेस को पसे पुश्त डालना होगा। मेरा ये ख्याल है कि शायद नवाज शरीफ साहब ने बिटवीन दी लाइंस इस बात का जिक्र किया है कि जनाब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने साथ इंतखाबी मैदान में अपने मुकाबिल खड़ा देखना चाहते हैं, अदरवाइज़ वो शायद इस तरह की बात ना करते। और ये जो पॉलिटिकल डिवाइड कम होना, नफ़रत कम होना है, ये भी शायद इसी सिलसिले की कड़ी है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के इस बयान के बाद फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट आया जो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस ट्वीट में भी फवाद चौधरी साहब ने इसी बात का जिक्र किया कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से कही जाने वाली ये बात यकीनी तौर पर अहमियत की हामिल है, क्योंकि लड़ाई बहुत देख ली और पाकिस्तान के अवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए अगर थोड़ा सा इत्तेहाद का मुजाहरा भी कर लिया जाए तो यकीनी तौर पर ये कोई घाटे का सौदा नहीं होगा। अब बॉल आ गई है इस्टेब्लिशमेंट के कोर्ट में, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं वापस, चार्टर ऑफ डिमांड भी मिल चुका है और एक वे फॉरवर्ड भी नवाज शरीफ साहब ने दे दिया है। देखना यह है कि अब इसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट क्या फ़ैसला करती है। अपने आगे ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।